हम लोग पहुंचे लास्ट लेक्चर में ब्रांच अकाउंट में, डिपेंडेंट ब्रांच में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया था और ऊपर से लेकर ये सारी एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। यहां से लेकर जो कैश सेल्स दिया हुआ है, ये जो पेटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सॉरी पेटी एक्सपेंसेस 350 रुपीज, यहां से लेकर मेरे को समझाना बाकी है। ये जो पेटी एक्सपेंसेस है, ये पेटी एक्सपेंसेस 350 मेरे हिसाब से जितना ब्रांच वाले ने पे किया पेटी एक्सपेंसेस वो है 350 रुपीज। तो पेटी एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, अगर आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं इस लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की ट्रांजैक्शन होती है। ये रूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि 3 टाइप की ट्रांजैक्शन होती है। अब पेटी एक्सपेंसेस जो है वो मेरे हिसाब से ट्रांजैक्शन नंबर 3 है कि सेट 1 में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और सेट 2 में एक इफेक्ट होगा डेबिट और एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। पेटी एक्सपेंसेस मतलब पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 350। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो ब्रांच वाले का जो पेटी कैश है वो कम हो जाएगा, तो कैश गोज आउट, पेटी कैश में हो जाएगा क्रेडिट बाय पेटी एक्सपेंसेस। कैश ब्रांच वाले ने इतना पेटी एक्सपेंस पे किया, मेरे हिसाब से ये पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि इतना पैसा हेड ऑफिस वाले ने भेजा या इतना पैसा ब्रांच वाले ने खर्च किया, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना पैसा ब्रांच वाले ने खर्च किया। अब ब्रांच वाले ने इतना पैसा खर्च किया तो ब्रांच वाले का पेटी कैश हो जाएगा क्रेडिट, मतलब कैश गोज आउट। तो ब्रांच वाला ऐसा लिखेगा कैश गोज आउट, पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट। और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ये ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें डेबिट हो जाएगा 350 रुपीज। तो पेटी एक्सपेंसेस मैं ज्यादा डिटेल में बताऊं तो ये वो पेटी एक्सपेंसेस हैं जो पेड बाय ब्रांच है 350। तो पीएनएल में हो जाएगा डेबिट और पेटी कैश में हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, एक बार ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको ये ब्रांच पेटी कैश अकाउंट जो है इसका पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट में टोटल 4 ही ट्रांजेक्शन आती है, 2 ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पे और 2 ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे। एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तो मैं चारों चीजें एक साथ बता दूंगा, तो आपके लिए हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। ये पेटी एक्सपेंसेस जो है ये पेड बाय ब्रांच है 350। तो कैश गोज आउट, कैश में हो जाएगा क्रेडिट और पीएनएल में हो जाएगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 350 डेबिट हो जाएगा। दो इफेक्ट, एक क्रेडिट एक डेबिट, क्योंकि दोनों इफेक्ट सेट 2 में है, तो एक डेबिट एक क्रेडिट। आगे इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश सेल्स बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 75,000 रुपीज। ब्रांच वाले ने इतना कैश सेल किया। अब मैं सिर्फ ये ट्रांजेक्शन नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा के लिए सारा फॉर्मेट बता दूंगा कि सिर्फ ये 75,000 नहीं, लेकिन इसके अलावा दूसरी कौन सी ट्रांजेक्शन आती है वो भी बता देता हूं। 75,000 जो कैश सेल है, सबसे पहली बात ये ब्रांच अकाउंट में, ये पहले पेज पे ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब हम लोगों को ब्रांच की तरफ से 4 अलग अलग तरीकों से कैश मिलता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच में 4 अलग अलग तरीकों से हमको ब्रांच वाला हमको पैसे देगा। हम मतलब कौन, हम मतलब हेड ऑफिस। तो या तो कैश सेल होगी, उसका पैसा ब्रांच वाला हमको देगा, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जितना पैसा डेटर्स से कलेक्ट होगा वो भी ब्रांच वाला हमको देगा। मतलब ब्रांच वाला, अगर ब्रांच वाला क्रेडिट सेल करता है तो डेटा से जितना पैसा कलेक्ट करेगा वो ब्रांच वाला पैसा हमको दे देगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। फिर एक आता है कैश रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स, अगर कोई ऐसे डेटर्स हैं
जो लोग डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसे पे कर रहे हैं, मतलब हमको पैसे पे कर रहे हैं, उसका इफेक्ट भी इसी तरीके से होगा। हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे कि पैसा हमको तो ब्रांच नहीं दिया है, चाहे डायरेक्टली डेटर्स ने हमको पैसा दिया हो, तो भी हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमको तो पैसा ब्रांच नहीं दिया है। तो एक कैश सेल का पैसा यहाँ पे क्रेडिट होगा, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये क्रेडिट होगा, एक कैश रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स ये क्रेडिट होगा, और चौथी अमाउंट आती है यहाँ पे बैड डेट रिकवरी की। इन चार के अलावा कभी भी कोई भी अमाउंट नहीं आएगी इस फॉर्मेट में। फिर इन चारों का जो टोटल आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ये फॉर्मेट था हमेशा के लिए, हमेशा ये चारों एंट्री नहीं आती है, पर मैंने फॉर्मेट सिखा दिया कि इन चार के अलावा कभी भी यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं आएगी कैश रिसीव्ड के नीचे। तो ब्रांच वाला हमको चार अलग अलग तरीकों से पैसे देगा, या कैश सेल का पैसा देगा, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का पैसा देगा, या कोई डेटर्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हमको पैसा देंगे, या बैड डेट रिकवरी का पैसा। ये चार अमाउंट हमको ब्रांच से मिलेगी। अब इन चारों का दूसरा इफेक्ट भी समझा देता हूं। जैसे कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स का दूसरा इफेक्ट कहां पे होता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ऊपर ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आता है बाय सेल्स, बाय सेल्स के नीचे आता है कैश सेल्स, यहाँ पे कैश सेल्स की अमाउंट आती है। फिर आता है क्रेडिट सेल, इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं है बट एज अ फॉर्मेट मैं सिखा रहा हूं। इसके बाद आता है क्रेडिट सेल, कैश सेल के बाद क्रेडिट सेल, इसके बाद आता है टोटल सेल्स, कैश सेल क्रेडिट सेल टोटल सेल, इसके बाद आता है लेस सेल्स रिटर्न, मतलब जितना सेल्स रिटर्न हो वो माइनस हो जाएगा, लेस सेल्स रिटर्न। तो पहले कैश सेल तो क्रेडिट सेल, फिर दोनों को ऐड करके टोटल सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को टोटल करके ऐड करके टोटल सेल, लेस सेल्स रिटर्न। अब याद रखना सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में जो अमाउंट आती है, ये जो आउटर कॉलम में अमाउंट आती है इसको बोलते हैं नेट सेल्स। ये NET SALES ये कहीं पे लिखते नहीं है, पर याद रखना आउटर कॉलम वाली अमाउंट को बोलते हैं नेट सेल्स, ये याद रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया हमेशा के लिए कि पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्मेट यही रहेगा, पहले कैश सेल फिर क्रेडिट सेल दोनों को ऐड करके टोटल सेल, फिर लेस सेल्स रिटर्न, फिर आउटर कॉलम में नेट सेल्स। ओके क्लियर? अब मैं आपको इन सब का भी दूसरा इफेक्ट बता देता हूं। जैसे कैश सेल क्वेश्चन में दिया हुआ था 75,000, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं क्वेश्चन दिखाऊं और एक कदम पीछे जाते हैं। ये रहा कैश सेल बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 75,000, ये कैश सेल दिया हुआ है 75,000। तो इस 75,000 के दो इफेक्ट होते हैं, एक ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट 75,000, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे 75,000, दो इफेक्ट हो गए, ठीक है। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स था ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। अगर ये दिया हुआ हो तो इसका दूसरा इफेक्ट होता है डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड। मैं डेटर्स अकाउंट में जाता हूं, सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहां पे आता है बाय कैश रिसीव्ड। जितना डेटर्स लोग हमको पैसा, हमको नहीं ब्रांच को, जितना डेटर्स लोग ब्रांच को पैसा देंगे उतना ही पैसा ब्रांच वाला हमको देगा। थोड़ा ट्रिकी है समझने में, डेटर्स लोग पैसा देंगे ब्रांच को, ब्रांच वाला पैसा देगा हमको। तो ब्रांच के लिए डेटर्स आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ब्रांच वाला क्या बोलेगा? डेटर्स आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ब्रांच इज द गिवर, हम बोलेंगे ब्रांच इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम क्रेडिट करेंगे ब्रांच अकाउंट में और ब्रांच वाला क्रेडिट करेगा डेटर्स अकाउंट में। उसी तरीके से ये कैश रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स
मैं हमेशा के लिए फॉर्मेट बता रहा हूं इसलिए थोड़ी देर लगेगी। कैश रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स, ये अमाउंट भी हम लोग ऐसा भले भले हम लोगों को डायरेक्टली डेटर्स ने हमको पैसा दिया हो, तो भी हम एंट्री ऐसे ही करेंगे कि हमको ब्रांच वाले नहीं दिए, तो हम ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और ब्रांच वाला इसको डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट करेगा। ये डेटर्स अकाउंट है, ब्रांच वाला इसको डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट करेगा। बाय कैश रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स। डन। तो इतना मैंने दो इफेक्ट बता दिए। ये बाय कैश रिसीव्ड में, ये जो कैश सेल है इसका दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। ये जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है ये डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट। ये कैश रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स है, ये भी डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट। और ये बैड डेट रिकवरी है, आप लोगों को मालूम है 3 साल से बैड डेट रिकवरी इज प्योरली आवर इनकम। इसका डेटर्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरे शब्द याद रखो, बैड डेट रिकवरी इज प्योरली आवर इनकम। अब बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम होती है तो हम इसको पीएनएल में क्रेडिट करते हैं बाय बैड डेट रिकवरी। इसको हम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं बाय बैड डेट रिकवरी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब दिया हुआ होगा तब बहुत काम आएगा। तो बैड डेट रिकवरी के 2 इफेक्ट होते हैं, एक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट और एक पीएनएल में क्रेडिट। ठीक है, अब आप मेरे रूल्स याद करोगे सेट 1 सेट 2 वाले। अगर आप मेरे रूल्स को याद करोगे सेट 1 सेट 2 वाले, तो जो अमाउंट्स सेट 1 में क्रेडिट हुई वही चारों अमाउंट्स सेट 2 में कहीं ना कहीं पे किसी एक जगह पे क्रेडिट ही होगी। ये 75,000 यहाँ पे हुआ क्रेडिट तो ट्रेडिंग में भी क्रेडिट। ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे क्रेडिट तो डेटर्स में भी क्रेडिट। कैश रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे क्रेडिट तो डेटर्स में क्रेडिट। बैड डेट रिकवरी यहाँ पे क्रेडिट तो पीएनएल में भी क्रेडिट। बट इस क्वेश्चन में इन 4 में से एक ही अमाउंट दी हुई थी 75,000, तो इन चारों का टोटल हुआ 75,000। डन। तो मैंने हमेशा के लिए फॉर्मेट बता दिया। आगे इसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2010 9,000। ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक है 9,000। तो क्लोथिंग स्टॉक जो 9,000 है ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और इसके नीचे हम लोग सारे क्लोजिंग एसेट्स लिखते हैं। जैसे क्लोथिंग स्टॉक मतलब सारे एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। आपको मैंने बताया था सारे एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट होता है। ये एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में डेबिट होता है। और उसी तरीके से एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये 9,000 ब्रांच अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। और आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 9,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 9,000 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो एक इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, दोनों में क्रेडिट। आगे इसके बाद एक लास्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 31 मार्च 2010 100 रुपीज। ये हमारे पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 100 रुपीज, मतलब एक तरीके से क्लोजिंग एसेट। तो पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है 100 रुपीज, ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लोजिंग पेटी कैश बैलेंस, क्लोजिंग पेटी कैश बैलेंस 100 रुपए, क्लोजिंग पेटी कैश बैलेंस 100 रुपए। एक ब्रांच अकाउंट में होगा क्रेडिट, एक ब्रांच अकाउंट में होगा क्रेडिट, दूसरा पेटी कैश के अकाउंट में होगा क्रेडिट।
पेटी कैश में क्रेडिट 100 रुपए 100 रुपीज बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट और एक पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट, दोनों जगह पे क्रेडिट। अब जितनी ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में दी हुई थी वो सारी मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं आपको बैलेंसिंग के रूल्स या स्टेप्स बता रहा हूं कि कौन सा अकाउंट पहले बैलेंस होता है, कौन सा बाद में। बैलेंसिंग करते टाइम सीक्वेंस बता देता हूं कि कौन सा अकाउंट पहले टैली करना, कौन सा बाद में। हमेशा सबसे पहले टैली करना ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, इसको सबसे पहले टैली करना। हाँ, डिफरेंस कहां पे जाएगा वो अलग अलग डिपेंड करता है क्वेश्चन के टाइप पे। डिफरेंस कहां जाएगा वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे डिफरेंस ट्रांसफर होता है। बट सबसे पहले आप टैली करोगे ब्रांच पेटी कैश अकाउंट को, इसके बाद टैली होता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसके बाद टैली होता है थर्ड नंबर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद चौथा नंबर टैली होता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी सीक्वेंस में आप लोग टैली करोगे तो ही बैलेंसेस सारे सही आएंगे। और लास्ट में टैली होता है जो सबसे पहला अकाउंट हमने बनाया था ब्रांच अकाउंट, ये ब्रांच अकाउंट सबसे लास्ट में टैली होगा। जो हमने सबसे पहला अकाउंट बनाया वो सबसे लास्ट में टैली होगा। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बैलेंसिंग उल्टा होता है, पहले पेटी कैश फिर डेटर्स फिर ट्रेडिंग फिर पीएनएल, पहले पेटी कैश फिर डेटर्स फिर ट्रेडिंग फिर पीएनएल और लास्ट में ब्रांच अकाउंट। और एक मैं नोट बताऊं, ये जब लास्ट में हमारा पूरा सम टैली हो जाएगा तब ये नोट वेरीफाई होगा। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and the net profit as per branch account should be same या must be same, must be same। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि दोनों जगह पे नेट प्रॉफिट सेम आना चाहिए, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले पेटी कैश अकाउंट पे, बैलेंसिंग शुरू करते हैं। पेटी कैश में मैक्सिमम 4 अमाउंट ही होती है और हमेशा 4 में से 3 अमाउंट दी हुई होती है। क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत ज्यादा एंट्रीज डिटेल में बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। तो ये हमारा पेटी कैश अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 450। ये पेटी कैश का क्रेडिट का टोटल है 450, ये पेटी कैश का डेबिट का टोटल है 50। तो ऑब्वियसली हमारा डिफरेंस आएगा 400 रुपीज। कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। पहले मैं लिख लूं फिर मैं चारों एंट्रीज का दूसरा इफेक्ट समझा देता हूं। ओके, क्रेडिट का टोटल है 450, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। डेबिट का टोटल है 50, तो डिफरेंस आएगा हमारा 400 रुपए, डिफरेंस आएगा 400 रुपए। ये जो 400 रुपए डिफरेंस आया ये क्या होगा, ये होगा टू पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। मतलब इतना पेटी कैश हमको या ब्रांच को, इतना पेटी कैश ब्रांच को मिला होगा हेड ऑफिस से, या हेड ऑफिस ने इतना पेटी कैश 400 रुपए ब्रांच को भेजा होगा। तो इस 400 रुपए का दूसरा इफेक्ट होता है, जो पहला अकाउंट है ब्रांच अकाउंट, उसमें भी ये 400 रुपए डेबिट हो जाएगा, 400 रुपए। तो ये 400 रुपीज टू कैश सेंट फॉर पेटी कैश, टू कैश सेंट फॉर पेटी कैश 400 रुपए। ब्रांच अकाउंट में भी डेबिट और पेटी कैश अकाउंट में भी डेबिट,
400, ठीक है, ये वाला 400, ठीक है। अब मैं इन चारों का दूसरा इफेक्ट बोल देता हूं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है ये 400 रुपीज जो है पेटी कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये ही मिसिंग होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अपने दिमाग में बिठाओ, इन चार अमाउंट में से कोई भी तीन अमाउंट दी हुई होगी, वो कोई भी तीन हो सकती है, एक अमाउंट हमेशा मिसिंग होगी, इसलिए आपको इन चारों का दूसरा इफेक्ट पता होना चाहिए। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 50 रुपीज, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 50 रुपीज, इसका दूसरा इफेक्ट होगा ब्रांच अकाउंट में, जो पहला अकाउंट है ब्रांच अकाउंट, उसमें डेबिट साइड पे, ओपनिंग एसेट्स में डेबिट साइड पे। ये क्लोजिंग बैलेंस 100 रुपीज, इसका दूसरा इफेक्ट होगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड। देखो ये 50 रुपीज, ये 50 रुपीज जाएगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग एसेट्स में। ये 100 रुपीज ये जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग एसेट्स में, मतलब ये 50 भी ब्रांच में जाएगा डेबिट, ये 100 भी ब्रांच में जाएगा क्रेडिट, ये 400 रुपीज भी ब्रांच अकाउंट में ही जाएगा, दूसरा इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में डेबिट। मतलब ये जो तीनों को मैंने पिंक कलर किया है, ये तीनों का दूसरा इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में ही जाएगा। ये 50 ब्रांच अकाउंट में डेबिट, ये 100 ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, ये 400 ब्रांच अकाउंट में डेबिट, तीनों ब्रांच अकाउंट में जाएंगे। ये 350 जो पेटी एक्सपेंसेस है ये यहां पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। ये 350 यहां पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। तो इन चारों के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन कभी भी पूछेंगे नहीं, देंगे नहीं। इन चारों का दूसरा इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चार में से कौन सी अमाउंट मिसिंग होगी वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, ठीक है। उसी तरीके से डेटास है, डेटास में भी इस तरीके से चार अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, बट इस क्वेश्चन में डेटा से रिलेटेड कुछ नहीं था, तो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब डेटास अकाउंट भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें भी ऐसी चार अमाउंट ही इंपॉर्टेंट होती है। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डेटास आएगा, क्रेडिट सेल आएगा, तब समझाऊंगा। तो 1 नंबर टैली होता है, 1 नंबर टैली होता है ब्रांच पेटी कैश, ये 1 लिखना नहीं। सेकंड नंबर टैली होता है ब्रांच डेटर्स, ये 2 लिखना नहीं। थर्ड नंबर टैली होता है ब्रांच ट्रेडिंग। अब ब्रांच ट्रेडिंग में पहले ये चेक करना कि कुछ भी इनर कॉलम में ना रह जाए। जैसे कैश सेल्स है 75,000, क्रेडिट सेल है 0, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल हो जाएगा 75,000। 75,000 प्लस 0 75,000 सेल्स रिटर्न 0 है, तो आउटर कॉलम में आएगा 75,000, ठीक है। 75 प्लस 0 75 माइनस 0 75। अब मैंने क्यों बोला कि जो आउटर कॉलम में 75,000 लिखा हुआ है ये नेट सेल्स है, इसका नाम याद रखना नेट सेल। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जो डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, कभी कभी यहाँ पे डेबिट साइड पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो परसेंटेज में दिया हुआ होता है। अगर मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो 10% या 20% या कोई भी परसेंटेज, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको लिखा हो 10% ऑफ सेल्स, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स, ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो आप 10% किस पे निकालोगे, जो आउटर कॉलम में नेट सेल्स है, जो आउटर कॉलम में ये जो नेट सेल्स है उसका 10% निकालोगे। जो ये इनर कॉलम में टोटल सेल्स है उसका 10% नहीं, 10% किसका, नेट सेल्स का। तो ये भी मैं एक रूल साइड में लिख देता हूं, ये आपको बाद में काम आएगा दूसरे टिपिकल सम्स में, ये बाद में लिख देना थियरी वाले पेजेस में। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन इन परसेंटेज then that percentage should be calculated, then that percentage should be calculated on, and that percentage should be calculated
ऑन नेट सेल्स। अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ तो ये परसेंटेज आपको नेट सेल्स पे निकालना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता रहा हूं। ये सारी पॉइंट्स काम आएंगे आपको आगे। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स मैंने हटा दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे, चेक करना कि कुछ इनर कॉलम में ना रह जाए। ये आउटर कॉलम, ये आउटर कॉलम, ये आउटर कॉलम, आउटर कॉलम, आउटर कॉलम, कुछ इनर कॉलम में रह गया तो सब गलत हो जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट का पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 84,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 84,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल है 66,000। अब दोनों का डिफरेंस 84,000 माइनस 66,000, तो डिफरेंस आएगा 18,000। ये 18,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल में हो जाएगा क्रेडिट। ये नीचे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें ये 18,000 हो जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब चौथा नंबर अकाउंट, फोर्थ नंबर अकाउंट टैली होगा पीएनएल अकाउंट। 1 नंबर पेटी कैश, सेकंड नंबर डेटर्स, थर्ड ट्रेडिंग, फोर्थ पीएनएल। ये 18,000 याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में हुआ डेबिट तो पीएनएल में क्रेडिट। अब पीएनएल का टोटल करेंगे, तो पीएनएल का पहले क्रेडिट का टोटल, तो क्रेडिट में एक ही अमाउंट है 18,000। पीएनएल में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 18,000। ये पीएनएल का क्रेडिट का टोटल। अब ये जो क्रेडिट का टोटल है 18,000 और डेबिट का टोटल है 2,900, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 18,000 माइनस 2,900, डिफरेंस आएगा 15,100। ये जो डिफरेंस आया टू नेट प्रॉफिट बोलेंगे इसको, टू नेट प्रॉफिट 15,100। इस नेट प्रॉफिट को कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है, लेकिन ब्रांच अकाउंट में भी डेबिट साइड पे इतना ही डिफरेंस आना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, ये 15,100 15,100 कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन ब्रांच अकाउंट में भी डेबिट साइड पे इतना ही डिफरेंस आना चाहिए और डेबिट में ही आना चाहिए। अब ब्रांच अकाउंट में जाते हैं, ये हमारा ब्रांच अकाउंट है, यहाँ पे टोटल करते हैं इक्वल टू सम फ्रॉम ये ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट का टोटल। इसमें भी चेक करना कोई अमाउंट इनर कॉलम में ना रह जाए। ये ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट का टोटल 90100। अब इतना डेबिट का टोटल 75,000, क्रेडिट का टोटल 90100, डेबिट का टोटल 75,000। चेक करना कोई अमाउंट इनर कॉलम में ना रह जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ कोई अमाउंट इनर कॉलम में नहीं है। अब डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस हमारा आएगा 90100 माइनस 75,000 इक्वल टू 15,100, 15,100। पीएनएल में भी इतना ही था 15,100। बताइए, दोनों जगह पे सेम आ रहा है 15,100। इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। डन। ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा उन बच्चों के लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और सब लिखना। लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा। क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं हो तो, टेक्स्ट बुक नहीं हो तो। ये क्वेश्चन है,
ये आंसर दिया हुआ है 15,100, राइट आ रहा है हमारा। पहले इतना लिखो, ब्रांच अकाउंट, फिर ये लिखो, ये भी ब्रांच अकाउंट ही है, फिर ये लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ये लिखो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं लिखोगे चलेगा, आपके नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन में डेटर्स का कोई काम नहीं है। फिर ये पेटी कैश अकाउंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल्स, थियरी वाले पेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लेना बेटा तब।